नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा अपन परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको परमाणु संरचना के अंदर परमाणु क्या होता है, उनके प्रमुख अवयवी कण कौन कौन से हैं, परमाणु के रूप कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है। यदि कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे पहली बार जुड़ रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप मेरे जो परमाणु संरचना के 2 वीडियो आ चुके हैं उनको जाकर के देखो, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए कि वास्तव में चल क्या रहा है। तो जो अपने पास अवयवी कण थे, जो परमाणु के रूप थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो अपने पास अन्य अवयवी कण थे, उनके आगे अपन आज बात करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु सिद्धांत। कहने का मतलब ये था कि परमाणु के बारे में बहुत लोगों के अलग अलग विचार थे। कहने का मतलब सीधा सा इतना ही है कि अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए, तो उन्होंने अपनी अपनी क्या दी, थ्योरी दी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में किसने बताया, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है। अब मुझे एक चीज़ आप कॉमन सेंस से ये आप लगा सकते हो कि यदि कोई आदमी बार बार उस चीज़ के बारे में खोज कर रहा है तो डेफिनेटली अपन को पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई वहाँ कमी रह गई होगी। उसको सुधारने के बाद कोई और आता है, उसको सुधारने के बाद कोई और आता है, उसको सुधारने के कोई और आता है। इसका मतलब परमाणु सिद्धांत जो चलता है अपने पास वो बहुत लंबा चलेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जो परमाणु सिद्धांत अपने पास, कि सबसे पहला मेरे पास परमाणु सिद्धांत है वो किसका है, डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब अगर मैं आपको बताऊं कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा था, जो ये अपने पास डाल्टन था, डाल्टन ने परमाणु को क्या कहा था। कहने का मतलब ये है कि डाल्टन ने जब सबसे पहले परमाणु की खोज करी थी तो उसने ये बताया था कि यदि कोई भी पदार्थ हो इस यूनिवर्स के अंदर, यदि मैं उसको तोड़ता जाऊं तो एक अवस्था किसी न किसी दिन ऐसी जरूर आएगी कि जिसको अपन और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते और अपन उसको तोड़ नहीं सकते। वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। वही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर आप इस मार्कर को तोड़ते जाओगे तो किसी न किसी टाइम पर एक पॉइंट ऐसा आएगा ही आएगा कि आप इसको अब और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। वही चीज़ क्या कहलाएगी, परमाणु कहलाएगी। इसका मतलब ये बातें किसने कही थी, डाल्टन ने कही थी। अब डाल्टन ने इसको क्या बताया था, बताओ, परमाणु कहा था। इसका मतलब इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब मैं अगर बात करूं इस एटम के अंदर, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है नॉट। ए का मतलब क्या होता है, नॉट होता है। TOM का मतलब क्या होता है, डिविजिबल। अर्थात पदार्थ का ऐसा अवयवी कण या फिर ऐसा अपने पास तत्व होता है, ऐसा अपने पास पदार्थ होता है जिसको अपन और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, अर्थात जो नॉट डिविजिबल होता है वही क्या कहलाता है, वही अपने पास एटम अर्थात परमाणु कहलाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसने अपने सिद्धांत के अंदर पहली बात क्या बताई थी। इसने अपने सिद्धांत में पहली बात क्या बताई थी कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। इसने पहली बात क्या बताई थी कि परमाणु अविभाज्य होता है। उसके बाद में उसने अपने सिद्धांत में क्या कहा था कि यदि मैं किसी पदार्थ को अगर तोड़ता जाऊं
तो अपने पास एक स्टेज ऐसी आएगी, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, वही क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। इसका मतलब जब किसी पदार्थ को विभाजित करने के बाद एक ऐसी अवस्था आए जहां से उसका और ज़्यादा विभाजन संभव ना हो, और ज़्यादा विभाजन संभव ना हो, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। या फिर अगर देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी पदार्थ को विभाजित करने के बाद एक ऐसी अवस्था जहां से उसका और ज्यादा विभाजन ना हो, मतलब संभव ना हो, क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। अर्थात मैं इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूं, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और अपन को इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। इसका मतलब परमाणु अपने पास क्या होता है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। इसने अपने सिद्धांतों में ये बातें कही थी। अब मैं अगर आपको आगे लेकर के चलूं, उसने अपने सिद्धांतों में और क्या बातें बोली थी। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि जो समान तत्व होते हैं, कहने का मतलब जो परमाणु समान होते हैं उनके गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H प्लस H मिलकर के क्या बनाता है अपने पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु आ जाए, कैसा भी परमाणु आ जाए अपने पास, उनके सारे के सारे गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब उन्होंने क्या बताया, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था कि समान परमाणु के गुणधर्म भी क्या होते हैं, गुणधर्म भी समान होते हैं। अगर मैं इसके अलावा अगर बात करूं, इसके उल्टे की अगर अपन बात करें, असमान परमाणुओं के गुणधर्म भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो अगला पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, असमान परमाणुओं के गुणधर्म भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने सबसे पहले कहा था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। फिर उसने कहा था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। फिर उसने अपने ही सिद्धांत में कुछ बातें ऐसी भी बोली थी कि यदि कोई परमाणु समान है तो उनके गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। अगर कोई गुणधर्म असमान है, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन है मेरे पास और एक मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन मेरे पास अलग परमाणु है और ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, अलग परमाणु है। इसका मतलब ये असमान परमाणु है और असमान परमाणुओं के गुणधर्म भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब डाल्टन ने इसके बाद में अपने सिद्धांत में क्या बातें बताई थी, उसने ये बताई थी कि परमाणु और परमाणु को जब अपन आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। और अपने पास अगर मान लो कि कोई यौगिक है अपने पास, तो उनको अपन वापस से पृथक भी कर सकते हैं। इसका मतलब इस डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में और क्या खास बताई थी, उसने ये बताई थी कि हम परमाणुओं को आपस में जब जोड़ देंगे, जब दो या दो से अधिक परमाणु को आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या बनाते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, परमाणुओं के आपसी संयोजन से यौगिकों का निर्माण होता है। यौगिकों का मतलब अर्थात अणुओं का निर्माण होता है।
ये बातें किसने बताई थी? ये बातें डाल्टन ने अपने ही परमाणु सिद्धांत में बताई थी। जब आप पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार का लेवल आजकल पेपर में पूछा जा रहा है। जब मैं ऑब्जर्व किया पिछले साल के पेपरों को तो मुझे पता चला कि ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कथन और निष्कर्ष से पूछे गए थे, और कुछ प्रश्न ऐसे थे कि निम्न में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है, अर्थात सही है। तो अपन को एकदम से डिटेल में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी अपन चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आप एक दो चीज़ों को रट लेते हो तो उससे आपका बेड़ा पार नहीं हो जाएगा, उससे आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं आपको आगे बताता हूँ उसने क्या क्या पॉइंट बताई थी। आपको ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब मैं आपको ऊपर से मिटाता हूं। अब उसने अगला पॉइंट अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था कि परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से, मतलब मैंने यहां लिख दिया कि परमाणुओं के आपसी संयोजन से या फिर परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से, परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से यौगिकों का निर्माण होता है। यह बात भी इसी सिद्धांत में बोली गई थी। फिर उसने क्या बोला था कि परमाणुओं को हम संयुक्त, अर्थात उसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। परमाणुओं को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, और अपन उसको क्या कर सकते हैं, पृथक भी कर सकते हैं, और उनको अपन क्या कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं। ये बातें किसने बोली थी? ये बातें परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने ही बोली थी। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। सपोज करो कि मेरे पास एक परमाणु है H, फिर मैंने इसके अंदर एक परमाणु और मिला दिया H, फिर मैंने इसके अंदर एक परमाणु और मिला दिया, क्या मिलाया, O मिलाया, तो मेरे पास बताओ क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया कंबाइन। इसका मतलब कंबाइन होकर किसका निर्माण करेंगे, ये H2O का निर्माण करेंगे। अब सपोज करो ये मेरे पास H2 है, इसका मतलब सपोज करो मेरे पास जल है। अब मैं अगर मान लो कि इन जल के अणुओं में से हाइड्रोजन को अलग कर लूंगा और ऑक्सीजन को अलग कर लूंगा, तो वो क्या हो जाएंगे बताओ, पृथक हो जाएंगे, और मैं इनको आपस में पुनर्व्यवस्थित भी कर सकता हूं। मेरे पास कहने का मतलब ये होता है कि अपन परमाणुओं को संयुक्त भी कर सकते हैं, अगर कोई यौगिक है तो उनको अपन पृथक भी कर सकते हैं, और उनको अपन क्या कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कही गई थी। और जिस समय डाल्टन अपना प्रयोग कर रहा था उस समय परमाणु के अंदर ना तो नाभिक था, ना प्रोटॉन था, ना न्यूट्रॉन था, और ना इलेक्ट्रॉन था। इसका मतलब उस समय परमाणु केवल इस प्रकार से गोल हुआ करता था, इसका मतलब इस प्रकार से गोल हुआ करता था, उसमें ना तो प्रोटॉन था, ना इलेक्ट्रॉन था, और ना न्यूट्रॉन था। इसका मतलब ये अंदर से एकदम से ठोस था ये। तो अपन कई दफा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, ठोस एटम मॉडल, अर्थात इसको अपन बोलते हैं ठोस परमाणु मॉडल। अपन ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको मैं जैसे जैसे आगे बताऊंगा आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है कि यदि इसके अंदर प्रोटॉन होते, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते, तो एक दूसरे को क्या कर देते, ये उदासीन कर देते, अर्थात ये अंदर से क्या होते, खोखले होते। लेकिन क्या होता है, जो डाल्टन का अपने पास परमाणु सिद्धांत है वो अंदर से क्या होता है, एकदम से ठोस होता है। इसीलिए इस परमाणु मॉडल का अन्य नाम अपने पास क्या है, ठोस परमाणु मॉडल भी है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं कि अपने पास और क्या पॉइंट है इसके बारे में। अब जो डाल्टन था, इस डाल्टन ने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर इन सारे तथ्यों को एकत्रित किया था, और वो किताब अपन को कहीं मिली थी। तो अपन ये पता कर पाते हैं कि ये सिद्धांत, ये जितनी भी बातें हैं, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से आती है। तो उसकी किताब का नाम क्या था, किताब का नाम क्या था, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, ये इसकी किताब का नाम था। किसकी किताब का नाम था, डाल्टन की किताब का नाम था। उस किताब के अंदर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में संपूर्ण चर्चा की गई थी। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मार्केट में आया कब था, ये आया था 1808 के अंदर। इसका मतलब अपने पास क्या क्या खास बातें थी मैंने आपको बता दी परमाणु के मॉडल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं
कि आपको पता होगा कि डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन आप देख पाते होंगे कि परमाणु के अंदर कुछ अवयवी कण हैं। तो जो अवयवी कण है, इसका मतलब ये पता चला होगा अपन को कि परमाणु भी आने वाले दिनों में क्या हो गया था, टूट गया था। क्योंकि 1808 में जिस समय ये अपना प्रयोग कर रहा था उस समय ना तो इलेक्ट्रॉन था, ना अपने पास प्रोटॉन था, ना कुछ और था। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ती गई प्रोटॉन की भी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई और आगे चल करके बाद में न्यूट्रॉन की भी खोज हुई। तो अपन को बाद में पता चला कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया बताओ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत फेल हो गया। अब उसके कुछ सालों बाद में, कहने का मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मार्केट में नहीं आए थे तब तक तो इसका अस्तित्व था मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। डाल्टन उनको अपने परमाणु सिद्धांतों में रख नहीं पाया। अपन को पता चला कि वो टूट गया है, तो टूट गया तो उसका मतलब क्या हो गया, डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत को समझाने में क्या हो गया, असफल हो गया। अब उसके बाद में कौन आता है मार्केट के अंदर, उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर मार्केट में कौन आता है, जे थॉमसन। कौन आता है बताओ, जे थॉमसन आता है। ये अपना प्रयोग कब लेकर के आता है, 1898 में आता है। इसका मतलब 2 नंबर पे परमाणु सिद्धांत किसका पढ़ना है अपन को, जे थॉमसन का, अर्थात थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसके सामने क्या चुनौतियां आई थी, क्या नहीं आई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि जब जे थॉमसन अपना प्रयोग करता है उस समय इलेक्ट्रॉन भी आ गया था मार्केट में और प्रोटॉन भी आ गया था। मैंने आपको बताया था कि 1886 के अंदर केनाल किरणों की खोज हुई थी और उन्हीं केनाल किरणों को आधार बना करके किसकी खोज की गई थी बताओ, प्रोटॉन की। मैंने आपको बताया था। और 1897 में किसकी खोज हुई थी बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये सारा डाटा मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था। तो आपको पता होगा कि परमाणु तो टूट गया था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद में 1932 के अंदर जाकर के क्या बनता है अपने पास, न्यूट्रॉन भी बन जाता है। क्या बन जाता है अपने पास, न्यूट्रॉन भी बन जाता है। इसका मतलब इतनी सारी चुनौतियां इनके सामने आ गई। कहने का मतलब जब था ये, जब डाल्टन था तब तो चुनौतियां थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, साल बढ़ते गए तो चुनौतियां आ गई, वो परमाणु टूट गया। अब जे थॉमसन अपना प्रयोग करेगा और वो इनको ध्यान में रख करके करेगा, और वो कैसे प्रयोग करता है वो आपको बताता हूं मैं। अब जब जे थॉमसन अपना प्रयोग करता है तो उस समय उसके सामने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। अब उसने अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा था कि मेरे परमाणु मॉडल के अनुसार जितने मेरे मॉडल के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही मेरे मॉडल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अर्थात उसने ये बताया था अपने परमाणु मॉडल में कि मेरे परमाणु मॉडल के अनुसार जितना ऋणावेशित भाग होगा उतना ही मेरे परमाणु मॉडल में क्या होगा, धनावेशित भाग होगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो इससे अपन को एक बात तो ये पता चलती है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इसका मतलब परमाणु उसका क्या होगा बताओ, इस निष्कर्ष पर अपन निकलते हैं कि अगर उसमें जितने ऋणावेशित भाग है अगर उतने ही उसमें धनावेशित भाग है तो अपन ये पता कर पाएंगे कि उसका परमाणु मॉडल क्या होगा बताओ, उदासीन होगा। ऐसा क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होंगे, उसमें प्रोटॉन होंगे, इसलिए उसका परमाणु मॉडल क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब इसका परमाणु मॉडल उदासीन भी है और जितने ऋणावेशित भाग उतने क्या है, प्रोटॉन है। तो उसने अपने परमाणु मॉडल को इस प्रकार से दिखाया था। देखो इसके अंदर कितने मेरे पास प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसका परमाणु मॉडल अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर उसने दूसरा क्या बताया था कि मेरे परमाणु मॉडल के अंदर अधिकतर भाग क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। कहने का मतलब ये होता है कि धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बिखरे हुए पड़े रहते हैं। इसका मतलब इसने परमाणु मॉडल में ये बताया था कि ये पूरा का पूरा तो क्या बताओ, धनावेशित भाग है और इसी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे संयोजित रहते हैं। अब आपने तरबूज मॉडल देखा होगा, जो कि आपको यहां दिख भी रहा होगा कि तरबूज मॉडल के अंदर क्या होता है। तरबूज मॉडल आपने देखा होगा कि जो अपन वाटरमेलन देखते हैं, वाटरमेलन में जो बीज होते हैं, बीज उसके अंदर किसका काम करेंगे, ऋणावेश का काम करेंगे। और जो तरबूज का जो लाल लाल वाला भाग होता है वो इसके अंदर किसका भाग करेंगे, वो धनावेश का भाग।
धनावेश का काम करेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो एज इट इज किसके जैसा था, वो सेम टू सेम था तरबूज के जैसा। जिस प्रकार तरबूज में बीज संयोजित होते हैं उसी प्रकार जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं, और जिस प्रकार तरबूज में लाल वाला भाग संयोजित होता है उसी प्रकार जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में धनावेशित भाग संयोजित होता है। ये तो अपने पास हो गया तरबूज मॉडल, और अपन इसी मॉडल को जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को और क्या नाम दे देंगे अपन, इसको अपन बोल सकते हैं तरबूज मॉडल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, तरबूज मॉडल भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं उसी प्रकार से बात करूं तो जापान के अंदर एक केक है या एक मिठाई का नाम है, जिस मिठाई का नाम क्या होता है, प्लम पुडिंग। उस मिठाई या केक का नाम क्या होता है, प्लम पुडिंग होता है। जहां प्लम तो किसका काम करेगा, प्लम तो यहां ऋणावेशित का काम करेगा, और पुडिंग यहां किसका काम करेगा, धनावेशित का काम करेगा। इसका मतलब जापान में जो चलने वाली मिठाई या केक है उसके अंदर जो प्लम है वो किसका काम करेगा, ऋणावेश का काम करेगा, और पुडिंग किसका काम करेगा, धनावेश का काम करेगा। इसीलिए जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी अपन कह देते हैं। क्या कहते हैं अपन, प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। वो क्यों कह देते हैं मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब इसी को कई बार अपन क्या बोल देते हैं, कई बार अपन इसको बूंदी लड्डू मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, बूंदी लड्डू मॉडल बोलते हैं। अब आपने बूंदी वाले लड्डू देखे होंगे, उस बूंदी के लड्डू में आपने अक्सर देखा होगा कि उसके अंदर क्या होते हैं कि लाल लाल कुछ बूंदी के पार्टिकल्स होते हैं। लाल लाल बूंदी के पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ उसके अंदर लड्डू में बिखरे हुए रहते हैं। इसका मतलब जो अपने पास बूंदी लाइक स्ट्रक्चर थी, इसका मतलब जो बूंदी थी वो तो उसके अंदर किसका काम करेगी, वो तो उसके अंदर ऋणावेशित का काम करेगी। और जो अपने पास पूरा का पूरा जो लड्डू है अपने पास वो किसका काम करेगा, धनावेशित का काम करेगा। इसीलिए जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को अपन क्या बोलते हैं, बूंदी लड्डू मॉडल भी अपन कह देते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा कि अपन इसको तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, इसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, इसको अपन बूंदी लड्डू मॉडल क्यों कहते हैं, और मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश भी करी है। अब देखो होता क्या है, इसने बता दिया कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, ऋणावेशित भाग धनावेशित भाग के बराबर होता है। ये सारी की सारी चीजें किसने बता दी थी, जे थॉमसन ने बता दी थी। अब इसके साथ क्या चुनौती आती है, अब ये जब अपना प्रयोग कर रहा था उस समय तो ये चीजें ठीक कोई दिक्कत नहीं थी। उसने क्या बताया था कि ऋणावेशित भाग और उसने धनावेशित भाग बता दिया था। कहने का मतलब इस आदमी ने डाल्टन को फेल कर दिया था। अब होता क्या है कि कुछ सालों के बाद में 1932 में किसकी खोज हो जाती है, न्यूट्रॉन की खोज हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जे थॉमसन न्यूट्रॉन को कहीं जिक्र नहीं करता है। इसका मतलब कुछ सालों के बाद में जैसे ही न्यूट्रॉन की खोज होती है तो वहां जाकर के जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, फेल हो जाता है। तो आपको इसकी असफलता का कारण क्या बताना है। अगर मैं आपको बताऊं कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की असफलता का कारण क्या था, असफलता का कारण यह था कि आने वाले समय में अर्थात 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। जिसको जे थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में समझा नहीं पाया, जिसको जे थॉमसन अपने परमाणु मॉडल में क्या नहीं कर पाया था, समझा नहीं पाया था। अर्थात जे थॉमसन क्या हो गया था बताओ, फेल हो गया था। इसका मतलब वो पास नहीं हो पाया था, क्या हो गया था, फेल हो गया था। अब उसके बाद में क्या होता है, बहुत सालों के बाद में, जैसे 1898 में अपना प्रयोग करता है, उसके बहुत सालों बाद में 1911 के अंदर, 1911 में मार्केट में कौन आता है, 1911 में मार्केट में रदरफोर्ड आता है। वो अपना प्रयोग लेकर के आता है। वो क्या करता है, अल्फा किरणों के साथ में अपना प्रयोग करता है। इसका मतलब वो करता है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। मैं आपको समझाऊंगा। वो समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो अपने पास जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कुछ इस प्रकार से था, और उसके अंदर अधिकतर भाग बड़ा क्या भाग होता है, इसके अंदर अधिकतर धनावेशित भाग होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जो तरबूज होता है उसमें लाल लाल वाला भाग क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब जब उसने कुछ सालों के बाद में ये इस परमाणु के ऊपर अल्फा किरणों की बौछार करवाई गई, कुछ सालों के बाद में जब इनके ऊपर अल्फा किरणों की बौछार कराई गई तो ये पता चला कि सारे के सारे अल्फा कण क्या हो गए, वापस लौट गए।
सारे के सारे अल्फा कण क्या हो गए, वापस लौट गए। तो अपन को इससे पता ये चला कि ये एक भी अल्फा कणों को अपन से गुजार नहीं पाया। तो इससे अपन को ये पता चला कि इसका परमाणु मॉडल उदासीन होने के बावजूद भी खोखला नहीं है। इसका परमाणु मॉडल उदासीन होने के बावजूद भी क्या नहीं है, बताओ, खोखला नहीं है। इसका मतलब वो अंदर से क्या है बताओ, भरा हुआ है। इसका मतलब वो अंदर से क्या है बताओ, एक प्रकार से ठोस है। इसका मतलब अंदर से क्या है, एक प्रकार से भरा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ है। इसका मतलब वो खोखला होने के बावजूद, अर्थात उदासीन होने के बावजूद भी खोखला है, भरा हुआ नहीं है। ये चीज भी क्या हो गई, उसके लिए टेढ़ी खीर होगी, वो उसको समझा नहीं पाया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही मार्केट में रदरफोर्ड आएगा तो उसके परमाणु मॉडल में से अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए थे, पार हो गए थे। और जब उन्हीं अल्फा कणों को जब इसके परमाणु मॉडल में से गुजारा गया तो हमें पता चला कि सारे के सारे अल्फा कण क्या हो गए, वापस लौट गए। तो वापस लौटने से अपन को एक ही अंदाजा लगा कि उसका परमाणु मॉडल क्या है, खोखला नहीं है। उसका परमाणु मॉडल क्या नहीं है साथियों, उसका परमाणु मॉडल खोखला नहीं है, जबकि उसको परमाणु मॉडल खोखला होना चाहिए था। इसका मतलब यहां जाकर के क्या हो गया, जे जे थॉमसन फेल हो गया। तो मैंने इसकी असफलता के कितने कारण बताए मैंने आपको। पहला कारण तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के कारण जे जे थॉमसन न्यूट्रॉन को अपने परमाणु मॉडल में नहीं रख पाया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि ये परमाणु मॉडल उदासीन होने के बावजूद भी क्या नहीं है, खोखला नहीं है। अब मैं आपको तीसरा बताता हूं। तीसरा परमाणु मॉडल का इसका दोष क्या था, ये परमाणु के अंदर, परमाणु में नाभिक को नहीं बता पाया था कि नाभिक होता है कि नहीं होता है। ये कौन नहीं बता पाया था, बताओ, जे जे थॉमसन नहीं बता पाया था। तो आपको समझ आया होगा कि इसके परमाणु मॉडल के क्या क्या दोष थे और क्या क्या खास बातें थी। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, और ये मार्केट में कब आता है, ये मार्केट में आता है 1911 में। ये मार्केट में कब आता है, 1911 में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का क्या होता है। मैंने आपको सबसे पहले डाल्टन बताया, फिर मैंने आपको जे जे थॉमसन बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ रदरफोर्ड। अब जब ये रदरफोर्ड अपना प्रयोग करता है ना, तो ये क्या करता है, अलग अलग चीज़ों को आधार बनाता है। अब इसके सामने समस्या ये खड़ी हो गई, वो क्या कर रहा था, वो इस परमाणु को तोड़ना चाह रहा था। वो इस परमाणु को क्या कर रहा था, तोड़ना चाह रहा था, और तोड़ करके उसका पोस्टमार्टम करना चाह रहा था। वो ये चेक कर पा रहा था, ये चेक करना चाहता था कि इसमें से जब मैं अल्फा कणों को गुजारूंगा, उनको गुजारूंगा, तो वो कितनी गुजर पाती है और कितनी नहीं गुजर पाती है। तो उन्हीं के चक्कर के अंदर उसने कई चीज़ों को आधार बनाया। उसने सबसे पहले तो क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया। आपको बड़े इम्तिहान के साथ चीजों को देखना है, आपको आराम से चीजें समझ आएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसने सबसे पहले क्या लिया था बताओ, रेडियो एक्टिव तत्व लिया था। रेडियो एक्टिव क्या लिया था, तत्व लिया था। और आप ये भी जानते होंगे कि अपन रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं, ऐसा तत्व है जिसमें से रेडियो एक्टिव किरणें अपने आप निकलती रहती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। क्योंकि जब वो अपना प्रयोग कर रहा था तो उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में से अल्फा कणों को निकाला था, और अल्फा कण कहां से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलते हैं। तो उसने सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व लिए थे। अब आपको भी पता होगा कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, इधर भी निकलते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब सारी तरफ इसके रेडिएटिव तत्व निकलते हैं। इसका मतलब किसी निश्चित एक दिशा में नहीं जाते हैं। तो उसने क्या किया था, सबसे पहले इसको निश्चित दिशा में बनाने के लिए उसने एक बॉक्स बनाया था। क्या बनाया था बताओ साथियों, उसने रेडियो एक्टिव तत्व जहां रखे होते हैं उसके अंदर एक बॉक्स बनाया। उसने कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनाया, इसने इस प्रकार से एक बॉक्स बना दिया। अब उसको पता चला कि इधर से उसने क्या कर दिया था, इसको खुला हुआ छोड़ दिया था। अब सारे के सारे अल्फा कण क्या हो जाएंगे, इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब जो ये अपने पास था, ये बॉक्स किसका बनाया था, इसने लेड बॉक्स बनाया था। इसका मतलब ये बॉक्स किसका बनाया था, पीबी का बनाया था। अब आपको पता चला होगा कि रेडियो एक्टिव किरणें अभी भी क्या हो रही है, फैल रही है। जब ये फैल रही है तो उसने अपने
प्रयोग के अंदर क्या मिलाया था, इसके बाद में उसने कुछ इस प्रकार से संरचना बनाई थी ताकि ये सारी की सारी रेडियो एक्टिव किरणें एक साथ कहीं ना कहीं पहुंच सके। तो उसने आगे जाकर के इसके अंदर क्या रख दी बताओ, इसके सामने स्लिट रख दी। इसका मतलब इसने अपने सामने क्या कर दी, दो ऐसी प्लेटें रख दी थी। अब इस प्लेटों के अंदर आपको पता होगा बहुत कम सुराख है। जब बहुत कम सुराख है तो सारी की सारी रेडियो एक्टिव किरणें इसी के अंदर से गुजरेगी। जब इसी के अंदर से गुजरेगी तो इसका कोई ना कोई निश्चित पता हो गया ऐसे जाने का। कहने का मतलब ये रेडियो एक्टिव किरणें जो अल्फा किरणें अपने पास, जो अल्फा कण है ये, अब जो ये अल्फा कण है ये ज्यादा बिखर नहीं रहे हैं, ये सीधे दिशा के अंदर है। अब उसने क्या प्रयोग किए थे, देखो ये अपने पास अल्फा कण जा रहे हैं। अब उसने उसके बाद में क्या किया था, उसके सामने एक सोने की पतली पन्नी रखी थी उसने। फिर उसने इसके सामने एक सोने की पतली पन्नी रख दी थी। इसने क्या रखी थी बताओ, सोने की पन्नी रख दी थी। अब मैं उसी सोने की बात कर रहा हूं जिससे जौहरात बनते हैं, जिससे गहने बनते हैं, मैं उसी सोने की बात कर रहा हूं। अब आपने देखा होगा कि इस सोने की पतली पन्नी को काम में लिया गया था। अब आप अक्सर देखते होंगे, या फिर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां सोना ही क्यों काम में लिया गया, और भी धातु अपने पास थी, और किसी धातु को क्यों काम में नहीं लिया गया। अब इसका उत्तर मैं बताता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। इसका मतलब उनमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। अगर मैं उसको चोट मारता जाऊं तो वो क्या होती है, सबसे ज्यादा फैलने का गुण रखती है। इसका मतलब अगर मैं चोट मारने के बाद सबसे ज्यादा जो पतली होती है वो अपने पास क्या होती है, सोने ही होती है। इसका मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि अपन सोने के एक टुकड़े से अपन बहुत लंबी एक चादर भी बना सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अपने पास तन्यता और जो आघात वर्धनता का गुण है वो किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, सोने के अंदर होता है। अब आपने देखा होगा कि मेरे पास सपोज करो सोना है, मैं इसको पीटता जाऊंगा ना, तो पीटने से क्या होती है, इनकी लेयर होती है। कहने का मतलब उनके लेयर के ऊपर क्या होती है, लेयर्स होती है, और वो लेयर क्या होती है, धीरे धीरे हटती जाती है और वो एक संपूर्ण एक चादर के रूप में बना लेती है। और वो ही अपने पास क्या एक चादर है। और आपने देखा होगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के साथ अपन क्या कर रहे थे, पदार्थ को मैंने तोड़ता गया, पदार्थ को अपन तोड़ते गए, तो एक टाइम ऐसा आया था कि जिसको अपन और विभाजित नहीं कर पाए थे, तो वही क्या कहलाता, उसका परमाणु कहलाता। तो उसने क्या किया था, उस चीज को देखने की कोशिश करी थी कि मैं कैसे न कैसे करके इस चीज को खोज निकालूं। तो उसने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी ली थी। उसको पता चला कि सोना ही अपना काम कर सकता है, तो सोने को उसने ऐसे चोट पहुंचाई और पतली चादर के रूप में बन गई। अब इसमें से क्या हो रही है, अल्फा किरणें निकल रही है। अब उसने क्या किया था, उसके सामने इस प्रकार से, अब उसने उसके सामने क्या कर दिया था, एक पर्दा रख दिया था। इसका मतलब उसके जस्ट सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी थी। अब उसने क्या किया था, उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी थी और वो सारी की इसमें से ऐसे निकलने लगी। अब इस प्रकार से निकलने लगी। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व था, जब वो फैल रहा था तो अपन ने लेड का बॉक्स रख दिया इसके सामने ताकि वो एक जगह जाए। फिर भी वो फैल रही थी तो मैंने क्या कर दिया, इसके सामने स्लिट रख दी ताकि वो एक दिशा के अंदर हो पाए। फिर मैंने इसके सामने क्या रखी, सोने की पतली पन्नी रखी, और वो क्यों रखी वो भी मैंने इसका भी कारण आपको बताया था। फिर इसको मैंने क्या किया, सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी, सॉरी इसके सामने क्या रखी गई, फोटोग्राफिक फिल्म रखी गई। अब इसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक चीज का लेपन किया गया था, वो चीज अपने पास क्या थी, जिंक सल्फाइड। इसका मतलब इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर किसका लेपन किया गया था, जिंक सल्फाइड का लेपन किया गया था। अब देखो ये तो था अपने पास प्रयोग। अब मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि किस प्रकार रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था, आपको समझ भी आया होगा। अब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व थे वो किस बॉक्स में रखे गए थे, वो लेड धातु के बॉक्स में रखे गए थे। उसके बाद में उसने क्या बनाया था, एक स्लिट बनाई थी ताकि वो क्या हो, एक निश्चित दिशा प्रदान कर पाए अल्फा कणों को। उसके बाद में अपन ने सोने की पतली पन्नी ली, वो क्यों ली उसका भी मैंने आपको कारण बताया। उसके सामने अपन ने क्या रखा, फोटोग्राफिक फिल्म रखी, उसके ऊपर किसका लेपन किया हुआ था, जिंक सल्फाइड का लेपन किया हुआ था। ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में इन चीजों को समझाना चाहता हूं।
अब अपन को यहां देखना है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये सोने की पतली पन्नी है, ये मेरे पास क्या सोने की पतली पन्नी है, और ये मेरे पास क्या बताओ फोटोग्राफिक फिल्म है, ये मेरे पास क्या है बताओ फोटोग्राफिक फिल्म है। अगर मैं बात करूं यहां कहीं ना कहीं क्या रखा हुआ है बताओ, जहां से अल्फा कण निकलते हैं, इसका मतलब अल्फा कण का यहां क्या है स्रोत है, यहां अल्फा कणों का क्या बताओ स्रोत है। अब इसके यहां भी क्या रखा गया बताओ, इसके इधर भी एक फोटोग्राफिक क्या रखी गई फिल्म रखी गई, इसके इधर भी फोटोग्राफिक फिल्म रखी गई। अब जब इसके अंदर से अल्फा कणों को गुजारा गया, अभी जो अल्फा कण है इनको जब गुजारा गया तो पता ये चला कि अधिकतर अल्फा कण, मैं देखो यहां लिख देता हूं, अधिकतर अल्फा कण परमाणु से बिना विचलित हुए सीधे ही निकल गए। पहला पॉइंट तो अपने पास ये था। अगर मैं 2 नंबर के पॉइंट की बात करूं, अधिकतर अल्फा कण परमाणु से बिना विचलित हुए ही क्या हुए सीधे निकल गए। अब अपने पास दूसरा क्या है, अपने पास एक अल्फा कण, एक सौ अस्सी डिग्री के कोण पर एक सौ 180 डिग्री के कोण पे क्या हो गया था विचलित हो गया, अर्थात वह वापस उसी दिशा में लौट गया। वह वापस क्या हो गया उसी दिशा में लौट गया। 3 नंबर का अपने पास क्या था, 3 नंबर का ये था कुछ अल्फा कण निश्चित कोण के साथ क्या हो गए विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण निश्चित कोण के साथ क्या हो गए बताओ विचलित हो गए। ये अपने पास आ गया। इसका मतलब मैंने आपको इसके जो भी ऑब्जर्वेशन थे, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन निकाले गए थे वो मैंने आपको यहां बोर्ड पर लिख दिया। अब देखो क्या हुआ था, यहां से अल्फा कण निकल गए थे और हुआ क्या था कि अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए सीधे निकल गए। अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए थे बताओ सीधे निकल गए। अब इसमें से कुछ है कि अल्फा कण ऐसे थे जो किसी कोण के ऊपर विचलित हुए, कुछ है कि अल्फा कण ऐसे थे जो किसी कोण पर क्या हुए थे विचलित हुए थे। अब उसमें से एकमात्र ऐसा कण था, मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें से कम 20,000 अल्फा कणों को गुजारा गया। कम से कम 20,000 अल्फा कणों को जब गुजारा गया तो पता ये चला कि उसमें से एकमात्र ऐसा था, एकमात्र ऐसा था जो सीधा इधर गया और वापस उसी दिशा में लौट गया। तो उसको ये पता चला कि डेफिनेटली बीच के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया होगा, कुछ ना कुछ अवरोध आ गया होगा। तो बाद में उसको पता चला कि जो अल्फा कण थे ना, अल्फा कण, उसके ऊपर आवेश कैसा होता है धनात्मक आवेश होता है। और आप ये जानते होंगे कि बीटा कणों के ऊपर आवेश कैसा होता है नेगेटिव होता है, और गामा कण के ऊपर आवेश कैसा होते हैं ये कोई आवेश नहीं होते हैं। इसका मतलब अल्फा कणों के ऊपर आवेश कैसा होता है पॉजिटिव आवेश होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि पॉजिटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। अब मैं आपको उसका एग्जैक्ट जो अपने पास डायग्राम है वो आपको बना करके मैं दिखाता हूं। देखो अपने पास परमाणु मॉडल कुछ इस प्रकार से था। अब इसके बीच के अंदर क्या था बताओ धनावेशित भाग था ये। अब इसके अंदर से अधिकतर अल्फा कण तो क्या हो गए ऐसे सीधे निकल गए। अब इस ऑब्जर्वेशन से अपन को ये पता चला कि अधिकतर अल्फा कण तो क्या हो गए बताओ सीधे निकल गए। मैंने यहां क्या लिखा अधिकतर अल्फा कण क्या हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। तो इससे अपन एक अंदाजा तो ये लगा लेंगे कि इसका परमाणु मॉडल क्या बताओ
अंदर से क्या है बताओ, खोखला है। अगर ये खोखला होगा तभी तो आर पार हो पाएंगे। तो अपन को एक चीज तो ये बन गई। इसका मतलब आप सोच पा रहे होंगे, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या था कि वो उदासीन होने के बावजूद भी क्या नहीं था बताओ, खोखला नहीं था। तो एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई उसकी जे थॉमसन की। कहने का मतलब अगर मान लो कि मैं कोई प्रयोग करता हूं और मैं उसमें असफल हो जाता हूं, अगर मान लो कि मेरे बाद में कोई और आदमी आता है उस प्रयोग को करने के लिए, तो वो आदमी तभी सफल हो पाएगा कि जो मैंने उसमें कमियां छोड़ी थी उसको सुधारेगा, तभी उसका नाम हाईलाइट होगा। तो उसके सामने क्या चुनौती आई थी कि वो परमाणु मॉडल उदासीन था, उदासीन होने के बावजूद भी वो क्या नहीं था बताओ, खोखला नहीं था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था बताओ, खोखला था। क्यों पता, कैसे पता चला अपन को? क्योंकि उसमें से अधिकतर अल्फा कण क्या हो गए, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल गए। तो अपन को पता चला कि उसके परमाणु मॉडल क्या बताओ, खोखला है। अब दूसरी बात सुनना, इसमें से एक ही अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पे विचलित हुआ। 180 डिग्री का कोण हमेशा एक सीधी रेखा में बनता है। तो देखो ये जो बीच वाला है ना, ये इस प्रकार जाएगा और वापस इसी के अंदर लौट जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया क्या कि कुछ अल्फा कण निश्चित कोण के साथ विचलित हो गए। अब देखो ये, अब आपको पता होगा ये अल्फा कण है। आपको पता होगा कि जब अपन पॉजिटिव से पॉजिटिव के पास आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके धक्का लगा देगा, उसको प्रतिकर्षित कर देगा। इसका मतलब ये यहाँ क्या करेगा, दूर भागने की कोशिश कर देगा, और यहाँ ये भी क्या करेगा, दूर भागेगा। इसका मतलब कुछ अल्फा कण क्या हो गए, निश्चित कोण के साथ विचलित हो गए। तो आपको ये कहानी पूरी की पूरी समझ आई होगी कि क्या क्या इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में होता है। मैंने आपको एकदम से संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके परमाणु मॉडल का दोष क्या था। ये तो इसकी खास बात थी, मैंने इसको साइड में लिख दी। अब ये भी असफल हो जाता है, उसकी असफलता का कारण क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले इसकी उपलब्धि की बात कर लेते हैं अपन। इसकी उपलब्धि क्या क्या थी जो उसने जे थॉमसन की कमियों को दूर करी थी। उसने जे थॉमसन की कमियों को दूर करी थी। जे थॉमसन की क्या क्या कमी दूर करी थी उसने, कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार उसका परमाणु मॉडल अंदर से क्या नहीं था बताओ, खोखला नहीं था। इसका मतलब अपन को पता चला कि इसका परमाणु मॉडल क्या होता है बताओ, परमाणु मॉडल उदासीन होने के साथ साथ अंदर से खोखला भी है। अगर मैं 2 नंबर के पॉइंट की बात करूं तो उसके सामने क्या चुनौती आई थी, उसने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कहने का मतलब आपको पता चला होगा कि जैसे ही न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसके सामने चुनौती आ गई कि अब उस न्यूट्रॉन को मैं कहां रखूं। तो उसकी जो चुनौती थी उस चुनौती को भी इसने ग्रहण किया और उसने उस बीमारी को भी दूर कर दिया। आपको पता चला होगा कि उसने नाभिक के अंदर एक धनावेशित गोले को बताया था। इसका मतलब परमाणु में धनावेशित गोले को क्या कहा था बताओ, नाभिक कहा था। और इसी नाभिक के अंदर क्या होते हैं बताओ, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसका मतलब ये भी बीमारी उसकी क्या हो गई, दूर हो गई। लेकिन इसके सामने कोई और ही चुनौती आ जाती है। अब इसके परमाणु मॉडल के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज गौर करना आप, इसके परमाणु मॉडल के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि देखो इसका परमाणु मॉडल कुछ इस प्रकार से था अपने पास। इसके बीच में क्या था बताओ, नाभिक था। इसके बीच में नाभिक था, नाभिक के अंदर क्या था बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। अब इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब क्या हुआ था, जब रदरफोर्ड अपना प्रयोग कर रहा था तो उसको ये पता नहीं चला था कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, सपोज करो कि जब अपन चक्कर लगाते हैं बार बार तो अपनी ऊर्जा क्या होती है, खत्म होती जाती है और अपन क्या हो जाएंगे, अपन उसको चक्कर काटना बंद कर देंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और अपन क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी ऊर्जा में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे इस परमाणु के अंदर आता जाएगा। कहने का मतलब सर्पिलाकार पथ
ग्रहण करता 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपने पास ये नाभिक के अंदर गिर जाएगा। कहने का मतलब अपन को ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन था ये मेरे पास ये किसके अंदर गिर गया, बताओ, ये नाभिक के अंदर ही गिर गया। इसका मतलब ये नाभिक है और इसी नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी है और इसी के अंदर क्या आगे, इलेक्ट्रॉन भी आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसका क्या हो गया बताओ साथियों, अस्तित्व ही खत्म हो गया। कहने का मतलब अब परमाणु तो बचा ही नहीं, परमाणु तो बचा ही नहीं अपने पास, क्योंकि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता 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 जब इसके अंदर गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अपन को पता चला कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की क्या नहीं कर पाएगा, बताओ, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इसका मतलब रदरफोर्ड के सामने क्या चुनौती आई थी कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, उसने उसको स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाया। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन गिर जाएगा, सॉरी, नाभिक के अंदर ही अगर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो परमाणु के अस्तित्व की कोई संभावना ही नहीं रहेगी, परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उसका कोई स्थायित्व ही नहीं बचेगा। इसका मतलब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में कौन असफल रहा था, बताओ, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में रदरफोर्ड क्या हो गया था, असफल हो गया था। अब उसके बाद में जो भी अपने पास परमाणु मॉडल आएंगे वो अपन अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन इतना ही देखेंगे। लेकिन होता क्या है, उसके बाद में कौन आता है, नील्स बोर आता है। नील्स बोर जैसे ही आएगा वो परमाणु के स्थायित्व की क्या कर देता है, व्याख्या कर देता है। इसके बाद में अपने पास नील्स बोर के बाद अपने पास कुछ और भी चीजें आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब अपने पास ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल थे, आपको समझ भी आए होंगे। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि इसके परमाणु मॉडल को अपन और किस किस नाम से जानते हैं। देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अपन क्या क्या बोलते हैं। इसको पहला तो अपन बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब ऐसा अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने अल्फा किरणों को या अल्फा कणों को आधार बना करके अपने प्रयोगों को किया था, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। दूसरा, इसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। इसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी बोलते हैं। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले नाभिक की खोज किसने करी थी, बताओ, रदरफोर्ड ने ही करी थी। इसका मतलब सबसे पहले परमाणु के अंदर नाभिक को किसने समझाया था, नाभिक को रदरफोर्ड ने समझाया था, इसीलिए इसके मॉडल को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी बोलते हैं। 3 नंबर पे अपन इसको क्या बोलते हैं, परमाणु का सौर मॉडल भी बोलते हैं। अब इसको अपन सौर मॉडल क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपन को यहां पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब इस वर्ताकार कक्षा में बार बार चक्कर लगाता है, बार बार चक्कर लगाता है, तो ये एग्जैक्ट उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को अपन सौर मंडल बोलते हैं। तो उसी प्रकार एज इट इज इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इस प्रोटॉन के या फिर इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसको एक आकर्षण बल महसूस होता है, उसको अंदर की ओर क्या होता है, एक आकर्षण बल लगता है। तो उसी आधार पर अपन इस मॉडल को और क्या बोल देते हैं, रदरफोर्ड का या फिर परमाणु का अपन सौर मॉडल भी बोलते हैं। तो आपको ये डाटा भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो साथियों, अपने पास बहुत ही सुंदर ढंग से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी खत्म हो गया, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत भी खत्म हो गया और रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत भी खत्म हो गया। अब अपन अगली वाली क्लास के अंदर जो भी अपने पास परमाणु सिद्धांत बचे हुए हैं उनको अपन पढ़ लेंगे। अपन बहुत ही अच्छे लेवल से चीजों को आगे लेकर के जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ सचमुच मेरी पढ़ाई के अंदर सुधार आया है, तो साथियों आपका एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और हाँ, इस वीडियो को जाते जाते लाइक भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको मैं जो भी नोटिफिकेशन दूं वो आप तक डेली पहुंचती रहे। तो साथियों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।